और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान जंग में अकेला डटा रहा। फिर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब 14 दिन का सीज फायर लागू किया जाता है। सभ्यता मिटाने की धमकी देने वाली डेडलाइन आते ही ट्रंप का मन बदल गया, जबकि ईरान हर तरह से जंग के लिए तैयार था। सवाल यह कि अचानक सीज फायर करना ट्रंप की हालात संभालने की रणनीति थी या फिर मजबूरी थी। इस पर अमेरिकी मीडिया ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जो बता रही कि ट्रंप के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए अचानक क्यों ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। ईरान पर हमले करने वाली प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों के भंडार का कम से कम 45% हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। थर्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर का लगभग 50% भंडार खत्म हो गया है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई हमलों को रोकने के लिए किया गया था। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल स्टॉक का करीब 30% हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है। ये वही मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका ने ईरान के मेनाब स्कूल पर हमला किया था। SM-3, SM-6 और लंबी दूरी की जैस्म मिसाइलों के भंडार में भी 20% से ज्यादा की कमी आई है। और अमेरिकी इंजीनियर विंग और नौसेना ने फैसला लिया है कि युद्धपोत अपग्रेड किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन में अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर पर नए सिस्टम लगाए जाएंगे। अब नए पेट्रियट PAC-3 सिस्टम फिट किए जाएंगे। इस सिस्टम के साथ पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। अभी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर SM डिफेंस सिस्टम लगे, लेकिन अमेरिका के पास SM-2, SM-3 और SM-6 मिसाइलों की कमी है। इसीलिए पेट्रियट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि SM मिसाइलों के मुकाबले पेट्रियट मिसाइलों का प्रोडक्शन रेट ज्यादा है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट में सोवियत संघ और अमेरिका युद्ध के कगार पर थे, लेकिन दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत हमेशा चालू रही। कोई भी पक्ष बातचीत से पूरी तरह पीछे नहीं हटा। ईरान बंधक संकट में भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ अल्जीरिया के जरिए बातचीत चलती रही। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका और वियतनाम के बीच वार्ता होती रही। यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका के आमंत्रण पर ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। अतीत में अमेरिका की कूटनीतिक जीत इसलिए होती थी क्योंकि दुश्मन देशों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। लेकिन आज ईरान को पता है कि चीन का सिप्स उसे डॉलर के बिना व्यापार करने की सुविधा दे रहा है। रूस और चीन का समर्थन ईरान को भरोसा दे रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों को ठुकरा सकता है। WSJ के इसी संपादकीय लेख पर ट्रंप और लेखक के बीच भिड़ंत हो गई है। WSJ में कॉलमनिस्ट इलियट कॉफमैन ने लिखा है कि ईरान ट्रंप को मूर्ख बना रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि WSJ के एडिटोरियल बोर्ड में एक बदतमीज बैठा है। और अमेरिका का फ्यूचर प्लान यह है कि हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसीलिए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इतने बड़े बजट से $75 बिलियन केवल ड्रोन नष्ट करने की तकनीक पर खर्च किए जाएंगे। यह अमेरिकी रक्षा बजट के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी वृद्धि होगी। पिछले साल अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन के करीब रहा था। और ईरान ने वार्ता से इनकार कर दिया है और उसके बाद ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। एकमात्र रास्ता है ईरान के जहाजों का रास्ता बंद कर देना। इसीलिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान करने के साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिका का मकसद है ईरान को बातचीत की मेज पर लाना, ताकि ट्रंप को समझौता करने का मौका मिले, क्योंकि बिना समझौता किए ट्रंप इस युद्ध से निकल नहीं सकते। इसलिए नेवल ब्लॉकेड को पहले से ज्यादा कड़ा किया जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है और ट्रंप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे ईरान पर दबाव और बढ़ेगा, जिसके बाद ईरान के पास अमेरिका से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान के पास लगभग 50 से 55 मिलियन बैरल की ऑन शोर तेल भंडारण क्षमता है, जिसमें से लगभग 60% स्टोरेज पहले से ही भरा हुआ है। इसके अलावा लगभग 20 मिलियन बैरल की क्षमता बची हुई है। ईरान हर रोज 15 लाख बैरल तेल का अतिरिक्त उत्पादन करता है, जिसे रोजाना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये निर्यात 13 अप्रैल से बंद है। ईरान के तेल भंडारण क्षमता को पूरी तरह भरने में लगभग 13 दिन लगेंगे। इसके बाद ईरान को तेल के कुओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैच्योर हो चुके तेल के कुओं को बंद कर दिया जाता है तो पानी इन कुओं के रिजर्वॉयर में घुस जाता है। इसको वाटर कोनिंग कहा जाता है। फिर इस कुएं को दोबारा नहीं चालू किया जा सकता। नाकेबंदी का विरोध करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इस कदम को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। अरागची ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान ताकत के दम पर नेवल ब्लॉकेड तोड़ देगा। दूसरी तरफ यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया।
सईद इरावनी ने साफ किया कि नेवल ब्लॉकेड हटाना शांति वार्ता की पहली शर्त थी। वो शर्त अब भी कायम है। नेवल ब्लॉकेड के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसलिए तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना चाहता है। उसके बाद अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की बात कही है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी नौसेना के इस कदम से ईरान के खर्ग द्वीप का स्टोरेज भर जाएगा, जो ईरान के तेल व्यापार के लिए सबसे अहम द्वीप है। ईरान के तेल के कुएं बंद होने से उसका समुद्री व्यापार सीमित हो जाएगा और तेहरान में बैठी सरकार की कमाई का मुख्य जरिया खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब $435 मिलियन यानी 4060 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी से पहले ईरान रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था, जो इस वक्त पूरी तरह से ठप है। हर दिन होने वाली $139 मिलियन यानी करीब 1300 करोड़ रुपए की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है। खर्ग आइलैंड से ईरान का 92% तेल निर्यात होता है, जो पूरी तरह से ठप पड़ा है। और ईरान जंग ने यूरोप के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ इस जंग में अमेरिका की साख को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो में दरार पड़ चुकी है। ऐसे में अब यूरोप को डर है कि अगर ईरान जंग का दूसरा चरण शुरू हुआ तो रूस यूरोप पर हमला कर देगा और बिना अमेरिका के नेटो को रूस को रोकना बेहद मुश्किल होगा। अब क्रेमलिन में धारणा पैदा हो रही है कि अगर रूस यूरोप पर हमला करता है तो अमेरिका यूरोप को बचाने नहीं आएगा और पुतिन ईरान जंग के दूसरे चरण को यूरोप पर हमले की शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतर वक्त मान रहे हैं, क्योंकि इस दौरान ट्रंप का मन बदला भी तो वो ईरान जंग में उलझने की वजह से यूरोप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। दावा है कि बाल्टिक सागर के ऊपर 2 Tu-22 बॉम्बर ने उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स के साथ रूस के 10 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। ये बॉम्बर बाल्टिक सागर में करीब 4 घंटे तक उड़ान भरते रहे, जिसके बाद नेटो के फाइटर जेट्स ने इन बॉम्बर्स को रोका। नेटो के रुख के बाद पुतिन के बॉम्बर वापस रूस लौट आए कि रूस ने नेटो के खिलाफ जंग की तैयारी पहले से तेज कर दी है। जब तक यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा, रूस और नेटो के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की संभावना कम है, लेकिन पुतिन हमला नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बीते 3 दिन से रूस के एनर्जी ठिकाने जल रहे हैं और अब यूक्रेन के हमले रोकने के लिए पुतिन ने अपना बफर जोन बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। 2026 में सेना को टारगेट दिया गया है कि नए इलाकों में अपना कब्जा बढ़ाया जाए, जिसकी तैयारी रूसी सेना ने तेज कर दी है। आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। पुतिन का विस्तार प्लान, यूक्रेन में नए बफर जोन की तैयारी। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के पास सिक्योरिटी जोन स्थापित करना चाहता है, जिससे भविष्य में होने वाले खतरों को कम किया जा सके। ये तब तक जारी रहेगा जब तक रूस के बॉर्डर के पास वाले इलाकों पर मंडरा रहा खतरा टल नहीं जाता। पुतिन ने साल 2026 में रूसी सेना को 2 नए टारगेट दिए हैं। सबसे पहला है रूस की पश्चिमी सीमा पर बफर जोन बनाने का लक्ष्य। रूस से सटे खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का कब्जा है, लेकिन बफर जोन पूरा करने के लिए खार्किव, सुमी और चेरनिहिव के उन इलाकों पर कब्जा जरूरी है जो रूसी सीमा से सटे हैं। ऐसे में पुतिन ने 2026 के मध्य तक यहां रूसी झंडा लहराने का लक्ष्य दिया है, ताकि भविष्य में रूस की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाया जा सके। इसे हासिल करने के बाद दूसरे टारगेट पर काम शुरू होगा। पुतिन का प्लान नीप्रो, पोल्तावा और पूर्वी कीव पर कब्जे का है। यूक्रेन के ये सभी प्रांत नीप्रो नदी से सटे हैं। अगर रूस यहां कब्जा कर लेता है तो नीप्रो नदी के पूर्वी तट तक रूस का कब्जा हो जाएगा और इस पूरे इलाके को रूस एक बड़े बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेगा। और देखिए, किम की परमाणु ताकत तेजी से बढ़ रही है और उत्तर कोरिया के एक नए परमाणु ठिकाने का पता चला है। दक्षिण कोरिया के मंत्री ने इसके बारे में दुनिया को बताया है, लेकिन इस खुफिया जानकारी के सामने आने के बाद ट्रंप नाराज हो गए। उत्तर कोरिया में 2 परमाणु ठिकाने पहले से हैं। पहले का नाम है योंगब्योन, दूसरा है कांगसोंग और अब उत्तर कोरिया के एक नए परमाणु ठिकाने का नाम है कुसोंग। उत्तर कोरिया का यह नया परमाणु केंद्र वैश्विक टेंशन का केंद्र बन गया है। दक्षिण कोरिया के मंत्री चुंग डोंग यंग ने संसद में दावा किया कि किम जोंग उन की सरकार कुसोंग में यूरेनियम संवर्धन यानी न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रही है। दावा किया है कि नए कुसोंग परमाणु केंद्र पर तेजी से उत्तर कोरिया के परमाणु बम बनाने का काम जारी है।
यहाँ यूरेनियम के एनरिचमेंट से लेकर सेंट्रीफ्यूज और न्यूक्लियर वॉरहेड तक बनाने की पूरी न्यूक्लियर चेन मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के मुताबिक उत्तर कोरिया के योंगब्योन रिएक्टर में तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं। अनुमान है कि उत्तर कोरिया के पास अब दर्जनों परमाणु हथियार हो सकते हैं और अगर कुसोंग जैसे नए ठिकाने भी सक्रिय हैं तो इसका मतलब साफ है किम जोंग उन ने अपने परमाणु प्रोग्राम को अलग अलग जगहों में फैला दिया है ताकि किसी एक हमले में पूरा सिस्टम खत्म ना हो। इसे किम का ऑपरेशन ब्लैक कहा जा रहा है।